हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कमियां हैं और क्यों सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ी, और जो हीट लॉस होता है वर्क कन्वर्जन के दौरान उसे समझने के लिए हमें हीट इंजन की आवश्यकता होती है। ये जनरल बातें हमने पिछली क्लास में की। उस हीट इंजन की कार्य प्रणाली को समझने के लिए हम देखेंगे कार्नोट साइकिल। तो एक हमने सिस्टम लिया है जो T2 सोर्स स्रोत और T1 सिंक के बीच में काम कर रहा है। फर्स्ट स्टेप में ये P1 V1 से P2 V2 में कन्वर्ट होगा, फिर P2 V2 से P3 V3 में और P3 से P4 V4 अगेन। तो दिस इज साइक्लिक प्रोसेस, दैट्स साइकिल, कार्नोट साइकिल, चक्रीय प्रक्रम है। इसमें ये जो पहला पद है ये कैसा है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है T2, दूसरे पद में टेम्परेचर चेंज हो रहा है T2 से T1 तक, और तीसरे प्रोसेस में फिर टेम्परेचर कांस्टेंट है। एंड देन ये जो प्रोसेस है दोनों P2 V2 से P3 V3 तक आने का, ये एडियाबैटिक है, और यहाँ से P4 से ये एडियाबैटिक। तो दो स्टेप इसमें आइसोथर्मल है, दो स्टेप इसमें एडियाबैटिक है, मतलब दो समतापी प्रक्रम है और दो रुद्धोष्ण प्रक्रम है, और इस तरह से ये साइकिल पूरा होता है। तो हो क्या रहा है, पहले देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिर वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिर वॉल्यूम कम हो रहा है, और फिर वॉल्यूम और कम हो रहा है। तो पहले दो पद हैं वो प्रसार के हैं, एक्सपांशन के हैं, और लास्ट वाले दोनों पद जो हैं वो कंप्रेशन के हैं। मतलब पहले दो पदों में जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, और बाद में दोनों पदों में जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। एंड देन टोटल जो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है तो वो अपन देखेंगे कार्नोट साइकिल में। सो इन फर्स्ट पार्ट W1, तो W1 जो है वो क्या है, W1 होगा, हम ये मानते हैं कि ये जो परिवर्तन है ये रिवर्सिबली हो रहा है। हाईएस्ट वर्क कितना मिल सकता है इससे, हाईएस्ट वर्क इससे मिल सकता है RT ln V2 अपॉन V1। इस काम को करवाने के लिए जो सोर्स है वो Q2 हीट सप्लाई करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हीट मिली उसकी हेल्प से ये W1 वर्क हुआ है, ये मानते हुए कि जो सिस्टम में हमने गैस ली है वो कैसा बिहेव कर रही है, आइडियली बिहेव कर रही है। T2 ये हमारा सिस्टम हो गया, और ये T1 टेम्परेचर का सिंक हो गया, इसके बीच में वर्क कर। तो इसने Q2 हीट सप्लाई की तो सिस्टम ने वर्क किया। डेल्टा E यहाँ क्या होगा, 0 होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आंतरिक ऊर्जा केवल और केवल किसका, ताप का फलन होती है। ताप क्या है, नियत है, और अगर ताप नियत है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। तो फर्स्ट लॉ में बचा क्या, Q इक्वल्स टू E प्लस डब्ल्यू होता है, डेल्टा E प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा E 0 है, तो Q2 इक्वल्स टू W1। जो सोर्स ने हीट दी उस हीट की मदद से वर्क हुआ है। तो फर्स्ट वर्क ये हुआ। सेकंड देखिए, ये जो प्रोसेस है P2 V2 से P3 V3 का, ये प्रोसेस है एडियाबैटिक। दैट मींस सिस्टम ने तो हीट ले रहा है ना हीट दे रहा है, दैट मींस सिस्टम इज आइसोलेटेड। अब सिस्टम किस टेम्परेचर पर है, सिस्टम सोर्स के टेम्परेचर पे, सोर्स के इक्विवेलेंट टेम्परेचर पे उसने इतनी हीट एब्जॉर्ब कर ली कि इसके बराबर हो जाए। तो Q 0 है तो डेल्टा E बराबर -W। क्यों, क्योंकि होता क्या है, वही बात, Q इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस W। ये 0 है तो डेल्टा इक्वल्स टू -W, और यू कैन से Z। और इसको हमने पढ़ा है V इक्वल्स टू CV फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, CV T1 माइनस T2। ओके, और माइनस डेल्टा E इक्वल्स टू माइनस दिस मच, और आप चेंज कर दें तो T2 माइनस T1 CV, और माइनस डेल्टा E किसके बराबर है, W के बराबर है, और ये W कौन सा है, W2 है। तो हम कह सकते हैं W2 इक्वल्स टू CV T2 माइनस T1। नाउ अब
जो टेम्परेचर है वो कहाँ पहुंच गया है, T1 पे। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ, क्यों? क्योंकि जो कार्य हुआ वो किसके खर्च पे हुआ? आंतरिक ऊर्जा के खर्च पे हुआ। तो वो जितनी हीट इवॉल्व कर सकता था उसने की, और वो कहाँ पहुंच गया? सिंक के टेम्परेचर के बराबर पहुंच गया, T1 टेम्परेचर। अब T1 टेम्परेचर पे अगर हम देखें, ये रिवर्सिबली हो रहा है कंप्रेस। जब ये कंप्रेस होगा तो ये क्या करेगा? एक्सेस हीट इवॉल्व करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो W3 है दैट इज RT ln V4 by V3, और यहां आएगा T1। यहां जो T था ये था T2, यहां जो आएगा वो T1। अब चूंकि ये वर्क जो है ये कंप्रेशन का है, तो संपीड़न में जो कार्य होता है वो उसकी प्रकृति कैसी होगी? नेगेटिव होगी। इन नेचर वो नेगेटिव होगा। W3 जो होगा इन नेचर नेगेटिव होगा। और ये किसके बराबर होगा? ये हीट के बराबर होगा। वो हीट जो सिस्टम किसको देता है? सिंक को देता है। क्यों? वही बात, ये जो प्रोसेस हुआ है ये आइसोथर्मल है, और आंतरिक ऊर्जा आदर्श गैस के लिए किसके लिए क्या होती है? केवल ताप का फलन, ताप है नियत, तो डेल्टा E 0, दिस इज W3। एंड द लास्ट वन, D से आप A पे जाते हैं, P4 V4 से आप पहुंचे P1 V1। तो जो लास्ट वर्क है उसकी वैल्यू, तो वो वैल्यू भी कहां से आएगी? डेल्टा E इक्वल्स टू CV T2 माइनस T1, और W4 इक्वल्स टू माइनस CV T2 माइनस T1, नेगेटिव होगा। और इसके बाहर भी हम साइन कैसा यूज करेंगे? माइनस। क्यों यूज करेंगे माइनस? क्योंकि संपीड़न का कार्य सदा नेगेटिव होता है। तो हमारे पास आया W1 W2 W3 W4। अब हम ये जानना चाहें कि टोटल कितना वर्क हुआ, तो टोटल वर्क क्या होगा? टोटल इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में, तो इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में टोटल वर्क हुआ W1 W2 W3 एंड W4 आप ऐड करेंगे, तो W1 प्लस W2 प्लस माइनस W3 प्लस माइनस W4। ओके, पुट करें वैल्यूज, तो हमारे पास आया W टोटल इक्वल्स टू R T2 ln V2 अपॉन V1 प्लस CV T2 माइनस T1 प्लस R T1 ln V4 by V3 by V3, then minus CV T2 minus C1। तो यहां से आप देखें, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखो ये जो प्रोसेस हुआ सेकंड स्टेप में और फोर्थ स्टेप में, ये जो W4 वाला फोर्थ स्टेप में, ये प्रोसेस यहाँ क्या है? यहाँ है W इक्वल्स टू डेल्टा E, तो वर्क बिहेव्स एज ए स्टेट फंक्शन। तो जितना यहाँ एडियाबेटिक में एक्सपेंशन हुआ उतना यहाँ एडियाबेटिक में कंप्रेशन हो गया, दोनों वैल्यूज बराबर है, कैंसिल आउट हो गया। अब बचा ये, तो एक्चुअल में वर्क क्या है? एक्चुअल वर्क है R T2 ln V2 अपॉन V1 प्लस R T1 ln V4 अपॉन V3। इसको तो ये चारों स्टेप का जो वर्क है उससे हमें ये मिला कि W टोटल ये है। अब आप इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ। ऐसे समझें कि ये जो P2 V2 है, P3 है,
ये T2 और T1 के बीच में एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में एडियाबैटिकली अगर हम लिख सकते हैं T2 V2 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T1 V3 की पावर गामा माइनस 1 और T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू V3 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। जैसे B से C एडियाबैटिक चेंज है, वैसे ही D से A भी क्या है, एडियाबैटिक चेंज है। इसलिए इसके लिए भी लिख सकते हैं कि T1 V की पावर V4 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V1 की पावर गामा माइनस 1। यहाँ से भी T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू V4 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। तो ये भी T2 अपॉन T1 है और ये भी T2 अपॉन T1 है। तो जब इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू V3 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1 एंड गामा पावर्स आर कैंसिल आउट, दोनों तरफ एक जैसी हैं। इसको रीअरेंज करें तो हम कह सकते हैं V4 अपॉन V3 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ हमारी इस लास्ट जो टोटल W टोटल आया है उसमें पुट करें ये वैल्यू, तो हमें क्या इक्वेशन मिलती है वो देखें। हमें इक्वेशन मिलती है R T2 ln V2 अपॉन V1 माइनस R T1 ln V2 अपॉन V1, क्योंकि इसकी जगह आएगा V1 बाई V4 और आप जब चेंज करेंगे तो वहां साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, इक्वल्स टू टोटल वर्क टोटल, और मैं लिख सकता हूँ R T2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V1। दिस इज टोटल वर्क, दिस इज टोटल वर्क। नाउ अगर हीट के एस्पेक्ट में बात करें तो टोटल हीट क्या हुआ, Q2 प्लस माइनस Q1, क्योंकि जो सिस्टम अवशोषित करता है वो पॉजिटिव होगी और जो सिस्टम इमिट करता है, यहाँ इमिट कर रहा है तो इमिट करता है वो कैसी होगी, दैट इज नेगेटिव। तो यहाँ और ये किसके बराबर है, ये बराबर है W1 के, ये किसके बराबर है, ये बराबर है माइनस W3 के। तो ये जो वैल्यूज थी ये तो कैंसिल आउट हो गई। सो दिस इज जस्ट इक्वल्स टू टोटल वर्क, जो हीट चेंज है दैट इज इक्वल्स टू टोटल वर्क, और ये होना भी चाहिए। क्यों, ये आइसोथर्मल पार्ट है, ये आइसोथर्मल पार्ट है, इन दोनों में डेल्टा ई 0 है, तो यहाँ डेल्टा ई में कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ वर्क एज ए स्टेट फंक्शन बिहेव कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो डेल्टा ई के बराबर है। तो यहाँ जितना कंप्रेस एक्सपेंड हुआ है उतना यहाँ कंप्रेस हो गया, तो यहाँ दोनों इन दोनों का टोटल डेल्टा ई भी क्या है, 0। तो और वैसे भी पूरा साइक्लिक प्रोसेस है, जिस स्टेट पे थे उस पे वापस आ गए, तो स्टेट फंक्शन में होने वाला चेंज क्या है, 0। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इक्वल्स टू W फॉर दिस सिस्टम, साइक्लिक सिस्टम, और ये यहाँ प्रूव हो रहा है कि जो वर्क टोटल था दैट इज टोटल चेंज इन हीट। तो हुआ क्या, हुआ ये कि वास्तव में सिस्टम ने जो हीट ली, जैसे कि इनिशियली प्रोसेस शुरू करने के लिए जो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की, वो हीट थी Q2, और उसके एवज में जो वर्क हुआ W, वो हुआ ये टोटल वर्क, टोटल वर्क ये हुआ। तो हम कह सकते हैं कि Q2 W अपॉन Q2 इक्वल्स टू, और Q2 किसके बराबर है, W1 के बराबर है, ये W टोटल,
तो यहां से हुआ R T2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V1 डिवाइडेड बाई R T2 ln V2 अपॉन V1 ln V2 अपॉन V1 R कैंसिल आउट W total अपॉन Q2 इक्वल्स टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। अब आप एक चीज ये देखिए, T1 किसका टेम्परेचर है, सिंक का टेम्परेचर है, ये कितना, ये कैसा होगा, लो होगा, ये कैसा होगा, हाई होगा, सोर्स जो सप्लाई करने वाला है हाई टेम्परेचर पे है और इसका टेम्परेचर लो है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और ये वैल्यू जो है इनसे बड़ी होगी क्योंकि ये बड़ा है और इसका डिफरेंस ऊपर आ रहा है, तो ये वैल्यू लेस देन क्या होगी, दिस विल बी ऑलवेज लेस देन 1, एक से छोटी होगी। तो आप ये देखें कि W टोटल जो सिस्टम अवशोषित करता है Q2 उससे ऑलवेज क्या होगा, छोटा होगा। तो जो आप हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम में, जो आप सोर्स से हीट देंगे, वो उससे मिलने वाला वर्क सदा क्या होगा, उस सप्लाइड हीट के कंपैरिजन में कम होगा। दिस इज कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल ये प्रूव करता है, जो बात हमने कल थ्योरेटिकली समझी उसको कार्नोट साइकिल प्रूव करता है कि जो W है, वर्क है, वो जो सोर्स से हम हीट सप्लाई करते हैं उसके कंपैरिजन में सदा कम प्राप्त होता है। तो ऊष्मा का एक अंश ही, उसका एक फ्रैक्शन ही वर्क में कन्वर्ट होता है, बाकी वो लॉस, हीट लॉस हो जाता है वापिस, जैसे इसने सिस्टम ने इमिट कर दी या चीजत कह सकते हो आप। तो दिस वर्क इज ऑलवेज लेस देन हीट सप्लाइड। सो यही क्या है, यही आपकी एफिशिएंसी, कि आपने जितनी हीट दी उसके कंपैरिजन में कितना वर्क आपको मिला। दिस इज W अपॉन Q एंड दिस इज एफिशिएंसी। इसको Q के पदों में लिख सकते हो, आप लिख सकते हो Q2 माइनस Q1, क्योंकि ये क्या है, ये वाली राशि क्या है, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q2। सो दिस इज एफिशिएंसी ऑफ योर इंजन, हीट इंजन। आपका जो हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी को भी ये कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंट करता है। इसका डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, मतलब सिंक और सोर्स का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना आपको एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी। इन दोनों का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा आपको एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। नॉर्मली इंजन की एफिशिएंसी 20 to 25% होती है। जेलीफिश की जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल, उसकी एफिशिएंसी मोर देन 75% होती है। तो बेस्ट एफिशिएंट इंजन, बायोलॉजिकल इंजन इज जेलीफिश माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूबॉर्न बेबी जो है उसकी जो सेल्स होती हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। बट इन जनरल हम देखें जो मैकेनिकल इंजन हम बनाते हैं उनमें से ज्यादातर की एफिशिएंसी बिलो 30% आती है। 30%, दैट मीन्स आप जो हीट सप्लाई करते हो उसका 30% पोर्शन ही, पार्ट ही वर्क में कन्वर्ट हो पाता है। बेस्ट एफिशिएंट इंजन है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की एफिशिएंसी वी कैन अचीव अप टू 90%, 95%, बट वहाँ और कंस्टेंट हैं। हाइड्रोजन गैस जो है उसको बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, तो वहाँ और अलग तरह की कंस्टेंट है, तो अभी वो वर्किंग में नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्नोट साइकिल। अगली क्लासेस में इससे आगे